Welcome once again, dear students, on this new session, in the new session of rural development, ग्रामीण विकास के इस चैप्टर में, इस सेशन में आपका एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, एक थॉट्स जो मेरे मन में आ रहा है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा आपको। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, ज़रा ध्यान सुनेंगे। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल भी दिखाई देंगे आपको। तो इस बात पर ध्यान रखें कि आप अपनी रुचि लोगों में बनाइए, ठीक है, और इससे आपको समाज को समझने में भी आसानी होगी और इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहीं कुछ स्ट्रगल होगा, इसके बाद आपको सफलताएं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो हम आप आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये हमारा टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स। सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब और इसका महत्व क्या है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम एग्रीकल्चर जब कहते हैं, तो व्हेन वी से एग्रीकल्चर, तो एक चीज़ मीनिंग निकल के आती है, एग्रीकल्चर। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। टिलिंग ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा ना। हाँ, तो टिलिंग ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग, पालन पोषण, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब आजकल इसको मिला के हम एग्रीकल्चर का पार्ट मानते हैं। तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो ट्रेडिशनल जो मीनिंग है एग्रीकल्चर का, उसमें क्या हम विस्तार कर पा रहे हैं, कितनी तरह की और एक्टिविटीज़ को हम जोड़ सकते हैं इसमें, ये कुछ इस तरह की इसमें चर्चा होगी। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ये सब्जेक्ट बिंदु है पहला आज का। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला पॉइंट, वन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमारा क्रॉपिंग का पैटर्न है, खेती करने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव। एंड द अदर रिलेट्स टू द शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज। अब एग्रीकल्चर जो हमने अभी चर्चा किया, टिलिंग ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, तो वहां से उसमें चेंज आने की बात की जा रही है। शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज। अब एलाइड एक्टिविटीज में क्या है, लाइव स्टॉक्स, पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर का जो काम करते थे उससे हटकर नॉन एग्रीकल्चर जो भी काम होगा वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। और एलाइड एक्टिविटीज में जो कृषि से संबंधित ही हैं, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एक्सेट्रा, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का ये पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। पहला है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा क्या है, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत, व्हाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो अभी हमने जो भी ऊपर पढ़ा, जिसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज की बात करते हैं और वर्कफोर्स की शिफ्टिंग की बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर शिफ्टिंग की बात करते हैं, और नॉन फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन का क्या महत्व है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्यों जरूरी है।
तो वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इस तरह का डेवलपमेंट शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डेवलपमेंट विच टेक्स केयर ऑफ प्रेजेंट as well as फ्यूचर जनरेशन। FG लिख दिया शॉर्टकट में, FG फ्यूचर जनरेशन। ओके, जो वर्तमान की जो संततियां हैं, वर्तमान के जो लोग हैं, वर्तमान में जो पॉपुलेशन है, उसके नीड्स को तो पूरा करने का ध्यान रखती ही है, फ्यूचर के लिए भी कि किस तरह से, मतलब इस कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स जिसको कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम आज के लोगों के लाइवलीहुड का ध्यान रखते हुए सारा रिसोर्स एग्जॉस्ट कर लिया, यूज कर लिया, और फ्यूचर के लोग जो है आपके ऊपर सड़े अंडे फेंकें, टमाटर फेंकें। हम अगर किसी अपने घर में किसी महात्मा महान पुरुष के फोटोग्राफ्स लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि दे हैव सैक्रिफाइस देयर प्रेजेंट सो दैट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन कैन बी फुलफिल्ड। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस नहीं किया होता, भगत सिंह ने अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस नहीं किया होता, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया होता, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री, वैसे हजारों नाम है, सुब्रमण्यम भारती, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि इन लोगों ने अपना प्रेजेंट नहीं सेक्रीफाइस किया होता तो आज हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं हो पाते, हम कुछ भी बोलते तो उस पर एक गुलामी का एक लेवल हमारे ऊपर लगा होता। तो वो दैट इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऐसा लाइवलीहुड होगा जिसमें हम केवल प्रेजेंट उस समय की जो जनरेशन है, आज की अगर संदर्भ में बात करें तो केवल हम आज की अपनी जरूरतों की बात नहीं करेंगे, हम फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को भी ध्यान रखेंगे। दैट इज अ कंप्लीट व्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? वाई एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। फर्स्ट पॉइंट, the need for diversification arises from the fact that there is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood। खेती पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ जाएगा और इसकी वजह से जो सरप्लस अगर हम यहाँ करें ना, सरप्लस नहीं बन पाएगा, और सरप्लस अगर नहीं होगा जिसको हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस, और ये किसान की आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो वो सरप्लस नहीं निकलेगा। दूसरी बात, अगर ये सरप्लस निकलता है तो बफर स्टॉक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, फिर हम हमारी कंट्री से बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज जिससे मिलता है। तो मतलब एक कंप्लीट लिंक यहाँ पर मैंने स्टेब्लिश करने का प्रयास किया। तो द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। एक तो एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या होगी, ओवर जिसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से सरप्लस नहीं होगा, मार्केटेबल सरप्लस नहीं बनेगा, बफर स्टॉक नहीं बनेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तमाम तरह की चीजें। सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स न्यू एरियाज इज नेसेसरी नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड। प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ऐसा एम्प्लॉयमेंट सोर्स, ऐसा लाइवलीहुड जो प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव लाइवलीहुड नहीं, मतलब आप बोझ बन के नहीं रहें। ऑप्शंस टू द रूरल पीपल, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रोवाइड करने के लिए भी ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर से डिपेंडेंसी हटाई जाए, जिससे उसके ऊपर रिस्क कम हो। थर्ड पॉइंट, मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन। खरीफ के सीजन में, खरीफ सीजन कौन सा होता है? ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून की फुहार आती है, जब मानसून की वर्षा होती है, तो उस समय जो हमारा क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, सोइंग करते हैं, तो जैसे धान, पैडी, तो वो हमारा खरीफ सीजन का एक मुख्य स्टेपल क्रॉप है भारत का, तो वो हमारी खरीफ सीजन का एक क्रॉप माना जाता है। तो खरीफ में वो सभी फसलें शामिल होंगी जो ऑनसेट ऑफ मानसून। तो खरीफ के लिए आप लिख लें ऑनसेट, इसको आप लिख लें ऑनसेट ऑफ मानसून। क्या लिखेंगे आप? खरीफ के लिए हम यहां मार्क करते हैं ऑनसेट ऑफ, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, फिगर
दिखाएंगे। मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन, ओके, जिसकी हम भी चर्चा कर रहे थे। बट ड्यूरिंग द रबी सीजन, अब रबी जब हमारे खरीफ और रबी, ठीक है, खरीफ के बाद हमारे जो फसल आती है वो रबी, और रबी के बाद फिर खरीफ की फसल आती है, लेकिन उसके बीच में जो गैप होता है ना, उसमें जो कल्टीवेट करते हैं उसको हम जायद नाम देते हैं। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। तो खरीफ के लिए हमने क्या बोला था आपका, ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की फुहार के साथ जो हो, जिसमें हम धान, इसको हिंदी में लिखते हैं धान, PADD, अवे पैडी। भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो वेस्ट बंगाल और मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब है। सो खरीफ द क्रॉप इज ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून के साथ खरीफ की फसल का हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज रबी, रबी जब हम पैडी की फसल को हार्वेस्ट करते हैं तब फिर हमारी रबी, तो मतलब अक्टूबर नवंबर के समय, सितंबर लास्ट और अक्टूबर के समय में, जिसमें हमारा ये वीट की जो क्रॉप है ना, वीट क्रॉप है ना, वो इसमें शामिल होता है, वीट की क्रॉप, ठीक है। तो ऐसे याद रहेंगे। In areas where there are inadequate irrigation facilities, it becomes difficult to find gainful employment. ठीक है, तो much of the agriculture employment activities are concentrated in the kharif season. खरीफ सीजन में concentrated है, but during the rabi season, in areas where there are inadequate irrigation facilities, it becomes difficult to find gainful employment. और वहाँ पर दिक्कत होती है जो हमारा रोजगार की समस्या बन जाती है। Therefore, expansion into other sectors is essential to provide supplementary gainful employment, and that's why it is required to expand these activities so that the people who are जिससे गांव में होता है seasonal unemployment, so basically the seasonal unemployment is found in the village area and rural areas, कि जिसमें sowing होती है, that time the people get employment, and harvesting time the people get employment, and in between there lot of gap is there. So expansion into the other sectors is essential to provide supplementary gainful employment, and in realizing higher levels of income for rural people to overcome poverty. अब इनको जब supplementary employment मिलेगा तो उनको क्या होगा, तो उनको employment, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। Okay, so hence there is a need to focus on allied activities, non-farm employment, farm employment, and non-farm employment. farm employment तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो है डायरेक्ट, तो फार्म एम्प्लॉयमेंट, और जिसके अलावा जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो सब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, जैसे ट्रांसपोर्ट है या कैरिंग है, मार्केटिंग है, सब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही है। Hence there is a need to focus on allied activities, non-farm employment, and other emerging alternatives of livelihood. Emerging alternatives, processing हो सकता है या स्टोरेज हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, ये सब emerging alternatives of the livelihood। और ये देखिए आपके इसमें दिखाया गया है जैगरी मेकिंग एंड एलाइड एक्टिविटी ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। तो फार्मिंग हमने शुगर केन का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज अ पार्ट ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज, एंड मेकिंग ऑफ जैगरी इज अ एलाइड एक्टिविटीज विच इज डिपेंड ऑन द फार्मिंग एक्टिविटीज। ओके, एंड नॉन फार्मिंग, जैसे अगर मान लीजिए इसमें ट्रांसपोर्ट करते, पैकेजिंग करते, तो ये अब ये मुझे बचपन याद आ रहा है जब हमारे घर में खुद अपना हम लोग का ये सिस्टम था जैगरी बनाने का, जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और हम लोग ये जब खाते थे इसमें से ना, बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मीठा। वो मार्केट में इस तरह के गुड़ आप नई जनरेशन को नहीं मिल रहा है।